शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत हम देखने वाले हैं मेकोंग रिवर के बारे में। मेकोंग रिवर का मैप देखेंगे। इसके अलावा इसके जो कुछ बेसिक फैक्ट हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी के द्वारा मेकोंग रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसी के चलते चलते हम जो है मेकोंग रिवर को देख रहे हैं। ठीक है, 2004 में मेकोंग रिवर से क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा कि जो एशिया की काफ़ी बड़ी नदी है मेकोंग, निम्नलिखित में से कौन से देशों से होकर के ये नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन दिए थे चीन, मलेशिया, कंबोडिया और लाओस। यदि हमको मेकोंग रिवर का जो मैप है अच्छी तरह से अपने माइंड में बैठा हुआ है हमारे माइंड में, तो बिल्कुल हम डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरी नंबर की बात यह है, मैप वाले ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं ना, हाल ही में पिछले 1 साल की जो घटनाएं होती हैं ना, मेकोंग रिवर से कोई ना कोई न्यूज़ आ ही रही होगी। हो सकता है मेकोंग रिवर इसलिए पूछी गई है, या फिर मेकोंग रिवर एशिया की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रिवर है, इसी के चलते चलते इसको पूछा गया। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब कोई नदी 2 देश, 3 देश, ज़्यादा से ज़्यादा 4 देश, ठीक है, इतने देशों से यदि होकर के गुजर रही है तो आप ये समझ लीजिए पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देशों से होकर ये गुजर रही है। यदि ज़्यादा देशों से वो गुजर रही है तब फिर हमें भी मुश्किल हो जाती है और क्वेश्चन भी बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेकोंग रिवर जो है चाइना से निकली है और इंडियन ओशियन में अपने पानी को गिराती है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं मेकोंग रिवर चाइना के बाद कहाँ पर आती है, चाइना के बाद आ जाती है सीधे, ये जो एशिया की विशाल नदी है ना, तिब्बत से निकली है, चीन, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम होते हुए सीधे दक्षिण चीन सागर में साउथ चाइना सी में अपने पानी को गिराती है। तो ये आप देख रहे हैं मेकोंग रिवर है, सबसे पहले लाओस पड़ा, ठीक है, इसके बाद फिर ये थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो, और वियतनाम के बाद सीधे साउथ चाइना सी इंडियन ओशियन में अपने पानी को गिराती है। तो ये जो मेकोंग रिवर है जिसको मेकोंग बोलते हैं, ठीक है, ये एक ट्रांस बाउंड्री वाली रिवर है। ट्रांस बाउंड्री वाली रिवर है, इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा देशों की बाउंड्री के साथ में ये अपनी पानी को शेयर कर रही, मतलब ज़्यादा देशों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। वर्ल्ड लेवल पर यदि हम बात कर लें, पूरे के पूरे एशिया की बात करें, तो ये देखिए ये छोटा सा डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है, ये बताता है कि ये जो हिस्सा है पूरब वाले में पड़ेगा। ठीक है, किस तरफ में पड़ेगा, ये ईस्टर्न एशिया में पड़ेगा। किस तरफ में, ईस्ट वाला हिस्सा और निचला वाला हिस्सा मतलब साउथ वाला हिस्सा में इसकी लोकेशन है। ये विश्व की 12वें नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है और एशिया की 7वीं सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है। इसकी जो अनुमानित लंबाई है वो है 4350 किलोमीटर एंड इट ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 7,95,000 वर्ग किलोमीटर। इसका जो जल प्रवाह क्षेत्र है वो बताया जा रहा है 7,95,000 वर्ग किलोमीटर है। तो तिब्बत के प्लेटू से होते हुए ये जो रिवर है कहाँ कहाँ से जाती है, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। यहाँ पर ज़्यादातर जो मेजर देश आपको दिखाई दे रहे हैं, चाइना के बाद म्यांमार के बाद लाओस के बाद थाईलैंड हो गया, फिर कंबोडिया हो गया और लास्ट में वियतनाम। फिर अपने पानी को ये गिरा देती है कहाँ पर, सीधे सीधे साउथ चाइना सी में या फिर हिंद महासागर में। अब बात करते हैं इसके सीजनल वेरिएशन को लेकर के। ठीक है, तो हमें जो है सीजन वाइज यहाँ पर बहुत सा वेरिएशन देखने को मिलता है इसके पानी में। इसके साथ साथ में हमें जो है रैपिड्स और वाटरफॉल भी दिखाई देते हैं मेकोंग रिवर के ऊपर। इसी के चलते चलते इस रिवर के ऊपर ना नेविगेशन करना काफ़ी कठिन हो जाता है। ठीक है, मतलब हम यदि चाहते हैं कि यहाँ से हम माल की ढुलाई करें, यात्रा करें, यहाँ से वहाँ जाएं, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात ये है, आप इसका प्रवाह क्षेत्र भी देखिए, एकदम टेढ़ी मेढ़ी एकदम से टर्न हो गई है, सीधी सीधी ये नहीं बह रही है। इसी के चलते चलते भी यहाँ पर जो है नेविगेशन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये रिवर मानी जाती है मेजर ट्रेड रूट बिटवीन वेस्टर्न चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया।
ये रिवर बहुत अच्छा सोर्स अवेलेबल कराती है चाइना यदि थाईलैंड के साथ में, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार के साथ में यदि व्यापार करना चाहता है तो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रूट अवेलेबल कराती है। तो ये जो मेकोंग रिवर कमीशन है ना, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करता है डायरेक्टली किसके साथ में, गवर्नमेंट ऑफ कंबोडिया, गवर्नमेंट ऑफ लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, ताकि जॉइंटली मैनेज किया जाए इसके शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज को, इसके साथ साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द मेकोंग रिवर को। चाइना जो है बिल्ड कर रहा है डैम, कहाँ पर, लैनसेंग रिवर के ऊपर, अपर हाफ ऑफ द मेकोंग रिवर। चाइना इसके ऊपर डैम बना रहा है, अपर हाफ ऑफ द मेकोंग रिवर। यदि हम ऊपरी हिस्से की तरफ में जाएं, आधे हिस्से की तरफ में जाएं, तो ये चाइना क्या है, यहाँ पर डैम बनाने का काम कर रहा है। एक नई स्टडी हाईलाइट करती है ये तो चाइना का डैम है ना, उसका कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है मेकोंग रिवर बेसिन के ऊपर। हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ करी गई थी। तो देखिए, मेकोंग रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि डैम बना बना करके हम इसके जल प्रवाह को रोक दे रहे हैं। ठीक है, जल प्रवाह को रोक कर आप इसके पानी से बिजली बना रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब के चलते चलते भी बहुत सारी ऐसी आपदाएं हैं ना आने लगी हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं पीआईबी वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं पीआईबी की प्रमुख खबरों को। तो हमारे देश की जो उपराष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने लोगों से कहा है कि आप मौलिक कर्तव्यों का अभ्यास करिए, एक्सरसाइज में उनको लेकर के आइए, इसके साथ साथ में आप उनका अनुपालन करिए। तो आज हम मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ बेसिक बातें देखेंगे। ये जो चीज़ है ना हमारी पॉलिटी को कवर करेगी। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या क्या हमारे इसमें संवैधानिक प्रावधान हैं, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, और इनसे जुड़े कुछ और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। मौलिक कर्तव्यों का विचार हमने लिए हैं रसिया से, उस टाइम में जो सोवियत संघ हुआ करता था वहाँ से। इनको हमने 42वें नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्णशीष कमेटी की सिफारिश पर संविधान के 4A में पार्ट नंबर 4A में इसको हमने शामिल करे हैं। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में एक संशोधन किया गया 86वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसके माध्यम से हमने एक और कर्तव्य जोड़ दिए थे। मतलब सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में लिस्टेड किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ही मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक का मतलब क्या हो जाता है, यदि इसका पालन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है तो आप उसको कानूनी तौर पर सजा नहीं दे सकते हैं। जैसे कि इसके अपोजिट में आ जाते हैं हमारे मूल अधिकार। यदि मुझे बोलने से रोका जा रहा है, मुझे कोई व्यक्ति आलोचना नहीं करने दे रहा है, मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रभावित हो रही है, तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता हूँ। और कानून ने मुझे गारंटी दी है, संविधान ने मुझे गारंटी दी है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार के लिए नीति निर्देशक तत्व लाए गए थे कि ऐसा ऐसा काम सरकार को करना चाहिए, इस रास्ते पर सरकार को चलना पड़ेगा, सरकार यदि उस रास्ते पर नहीं चलती है तो सरकार के ऊपर आप कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य भी, उनकी भी प्रकृति यही रहती है, इनको कानूनी गारंटी बिल्कुल भी नहीं दी गई है। हाँ, लेकिन हमें ये एक दिशा निर्देश प्रोवाइड करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, वो भी सरकार को एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो इसका जो आंसर है ना वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है, इसलिए नीति निर्देशक तत्व लाए गए हैं और इसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य भी लोगों के लिए लाए गए हैं। तो जो सूची है उसमें कौन कौन से काम है जो हमको करना है, जैसे कि संविधान का पालन करना है, उसके आदर्श संस्था, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान का हमको आदर करना है। इसके अलावा स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो हमारे उच्च आदर्श हैं, हमारे जो मॉडल्स हैं, उनको हमें अपने हृदय में संजोए कर रखना है।
इसके अलावा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है, उसको हमेशा बनाए रखना है। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करना पड़ेगा। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना है, जो धर्म, भाषा व प्रदेश व वर्ग सभी आधारित सभी प्रकार के भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध कोई भी काम आपको नहीं करना है। इसके बाद बात करी जाती है हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा। इसको आप समझिए कि हमारी संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है और उसको सेव करके रखिए। इसके बाद पर्यावरण, जैसे कि वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी रक्षा करना है, संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना है। यदि आप वैज्ञानिक बन गए हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का आपको डेवलपमेंट करना है। दूसरी बात, सरकारी संपत्ति को सेफ रखना है और हिंसा से दूर रहना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, जिससे हमारा देश प्रगति करे और लगातार नई उपलब्धि को हासिल कर सकें। इसके बाद आ जाता 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बीच कि अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर आपको प्रदान करना है। इसे हमने जोड़े थे सन 2002 में 86वें नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भले ही बाकी के न पूछे जाएं, लेकिन ये जो 86वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था ना, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका क्या क्या महत्व है, इसके बारे में बात बताई जाती है। मौलिक कर्तव्यों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का क्या कहना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रंगनाथ मिश्रा वर्सेस जो डिसीजन चल रहा था 2003 में, कहा गया था कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों से बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी हमें लागू करना चाहिए। एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 2001 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये माना गया है कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के समान ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि मौलिक कर्तव्यों को मौलिक अधिकारों की तरह हम लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भाग 4A में कर्तव्यों के रूप से हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज वीर गार्जियन 2023 से रिलेटेड। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, इसके साथ साथ में जापान की जो एयरफोर्स है, दोनों के बीच में एयर एक्सरसाइज हुई है, जिसका नाम दिया गया है अभ्यास एक्सरसाइज वीर गार्जियन 2023। इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स दोनों के बीच में बायलैटरल एयर मिलिट्री एक्सरसाइज वीर गार्जियन 2023 का पहला संस्करण 26 जनवरी 2023 को जापान में संपन्न हुआ है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि वीर गार्जियन का ये पहला संस्करण था। वीर गार्जियन 2023 का पहला संस्करण 26 जनवरी 2023 को जापान में संपन्न हुआ था, समाप्त हो गया है। जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अपने F-2 और F-15 विमानों के साथ इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। वहीं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बात करें तो सुखोई 30 MKI विमानों ने हिस्सा लिया था। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू दल के साथ एक IL-78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग जहाज, इसके साथ साथ में 2C ग्लोब मास्टर स्ट्रेटजिक एयरलिफ्ट ट्रांसपोर्ट विमान ने भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया था। संयुक्त ट्रेनिंग अभ्यास कार्यक्रम जो है 16 दिनों तक किया गया था। इस दौरान दोनों की जो सेनाएं हैं, कई सारी आर्टिफिशियल हवाई परिचालन परिदृश्यों में जो जटिलता है, विस्तृत आकाशीय एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती रहीं। अभ्यास के दौरान दोनों देशों की वायु सेनाओं द्वारा सटीक योजना प्रबंधन, इसके अलावा जो गतिविधियां हैं उनका कुशल निष्पादन किया गया था। अभ्यास वीर गार्जियन 2023 के दौरान दोनों तरफ की जो एयरफोर्स है उनको आपसी समझ को बढ़ाने का एक मौका मिला था। इस वायु रक्षा अभ्यास में भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स कर्मियों के बीच जमीनी स्तर पर बहुत सारे बातचीतों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा कई सारे पहलुओं पर चर्चा की गई। बायलैटरल जो एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें भाग लेने वाले दलों को एक दूसरे की सर्वोत्तम जो वर्ग
करने की प्रक्रिया है कि कैसे करके आप संचालन करते हो, कैसे करके हम संचालन करते हैं, एक दूसरे को हम समझ पाए हैं। उसी से रिलेटेड ये पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो चीते से रिलेटेड आई है। भारत जो है साउथ अफ्रीका से और भी ज़्यादा नए चीते लेकर के आएगा, उसी को लेकर के न्यूज़ है। सबसे पहले हमें चीता के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखना है, जो कि IUCN से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चीते के बारे में बात करें तो बिल्ली की जो बड़ी प्रजातियां होती हैं, ठीक है, उसी बिल्लियों की कैटेगरी में चीता को भी हमने रखे हैं। लेकिन ये सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक मानी जाती है, जिनके पूर्वजों की उत्पत्ति आज से 5 मिलियन साल मतलब मियोसीन युग में हुई थी। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला भूमि स्तनपायी है, जो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। दुनिया के 7,000 चीतों में से अधिकांश दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में पाए जाते हैं। ठीक है, हमने जो है नामीबिया से लाए थे, इस बार साउथ अफ्रीका से लेके आएंगे। और नामीबिया में चीतों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी है जो अधिक शिकार और निवास स्थान के हानि के चलते चलते भारत से पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसका शिकार ज़्यादा किया गया। इसके अलावा इनका जो प्राकृतिक निवास स्थान था, हैबिटाट था, वो उसका लॉस हुआ। इसी के चलते चलते ये भारत में अब जीरो हैं। तो हाल ही में भारत में 8 चीतों को हमने नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में लेकर के आए थे। इसके कुछ IUCN पैरामीटर हम देख लेते हैं, जैसे कि IUCN की रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अफ्रीकी वाला जो चीता है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में है, और जो एशियाई चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब अति संकटग्रस्त कैटेगरी में। तो जो चीता है वो दो टाइप के हैं, एक अफ्रीका वाला और एक एशियाई वाला। सिटीज़ की सूची में इसको हमने अपेंडिक्स फर्स्ट में डाले हैं, और एशियाई चीते को भी अपेंडिक्स फर्स्ट में डाले हैं। वितरण की बात करें तो लगभग 6,500 से 7,000 अफ्रीकी चीते मौजूद हैं, और ये जो एशियाई चीता है मात्र 40 से 50 ठो बचे, वो भी ईरान में बस है। भौतिक विशेषताओं की यदि हम बात करें तो इसका आकार एशियाई चीता की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, और इसके शरीर पर बहुत ज़्यादा फर रहते हैं। सिर छोटा रहता है, और सिर छोटा रहता है, लंबी गर्दन। आमतौर पर इनकी जो आंखें हैं ना लाल रहती हैं, जैसे कि पिक्चर आप देख रहे हैं, और बिल्ली के समान ही ये दिखते हैं। लेकिन एशियाई चीते और अफ्रीकी चीते में आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर अंतर देख सकते हैं। मतलब अफ्रीकी चीतों की संख्या कम है, और ये जो एशियाई चीते हैं ना वो मात्र 40 से 50 ही बचे हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखेंगे वो साइंस से रिलेट करती है। ठीक है, एक आनुवांशिक अध्ययन किया गया है, जिसके अंतर्गत नेपाली जनसंख्या के बीच में आनुवांशिक विविधता लाने वाले जो प्रवासन है, माइग्रेशन की घटनाओं की व्याख्या करी गई है। यहाँ पर एक आनुवांशिक अध्ययन के हिसाब से तिब्बती बर्मा समुदाय के जो लोग हैं पूर्व ऐतिहासिक काल से हिमालयी क्षेत्र में बसे हुए हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अध्ययन में हमें ये पता चला है कि तिब्बत और जो बर्मी समुदाय के लोग हैं पुराने टाइम में से ही हिमालय क्षेत्र में बसे हुए हैं, और उनके पूर्वी एशिया से आए अधिकतर पूर्वजों को नवपाषाण युग के तिब्बत से लगभग 8 KYA अवधि में जनसंख्या प्रवासन मतलब माइग्रेशन से हम जोड़ सकते हैं।
समझना नेपाल जैसे देश में काफ़ी प्रासंगिक है, क्योंकि वहाँ विश्व की सबसे समृद्ध जाति, संस्कृति, भाषाई और सामाजिक विविधता है। अलग अलग जाति के लोग, संस्कृति के लोग, भाषा के लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये उन समूहों को भी शरण दे रहा है जो पूर्वी एशियाई, मतलब मंगोलियाई, तिब्बती, चीनी, दक्षिण पूर्व एशियाई के जैसे ही हैं। कुछ एशियाई लोगों के समान हैं, कुछ पश्चिम यूरोसियाई के जैसे दिखते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दोस्तों, इंडस रिवर पैक्ट 1960 से रिलेटेड। 1960 का जो सिंधु नदी समझौता है, ठीक है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद और देश के विभाजन के बाद कई सारे मामलों की तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में पानी का भी बंटवारा हुआ। जब इस मुद्दे का कोई हल नहीं हुआ ना, तो 1949 में एक अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड लिलिएंथल ने इस समस्या को राजनीतिक के बजाय टेक्निक और व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दिया था। उन्होंने दोनों देशों को राय दिया कि वे इस मामले में वर्ल्ड बैंक से मदद ले सकते हैं। सितंबर 1951 में वर्ल्ड बैंक ने तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन रॉबर्ट ब्लैक ने मध्यस्थता करना स्वीकार कर लिया था। इसके बाद कई साल तक बातचीत चलती रही। 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। इसको ही हम 1960 की सिंधु जल संधि कहते हैं। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आयूब खान ने रावलपिंडी में सिग्नेचर करे थे। 12 जनवरी 1961 से संधि की जो शर्तें थी वो लागू हो गई हैं। संधि के अंतर्गत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ जो भारत से पाकिस्तान जा रही हैं। देख रहे हैं ज़्यादातर जो नदियां हैं भारत से पाकिस्तान जा रही हैं। सबसे ऊपर है सिंधु, उसके नीचे है झेलम, फिर चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास रिवर। तो जो 3 पूर्वी नदियां हैं जिसमें आ जाती हैं राव, व्यास और सतलुज। कौन कौन सी रिवर? ये रावी रिवर, ब्यास रिवर और सतलुज रिवर। सबसे नीचे की जो 3 रिवर की हम बात कर रहे हैं, इसके पानी पर भारत का पूरा पूरा हक दिया गया है। बाकी की जो 3 पश्चिमी नदी हैं, झेलम, चिनाब और सिंधु, झेलम, चिनाब और सिंधु, इसका हक किसको दे दिए? पाकिस्तान को दे दिए कि पानी के बहाव को बाधा रहित आपको प्रोवाइड किया जाएगा, किसी भी प्रकार की उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो देखिए, संधि में तय मानकों के हिसाब से देखें तो भारत में पश्चिमी नदियों के पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इनका करीब 20% हिस्सा भारत के लिए है। समझौता के तहत भारत को पश्चिमी नदियों से 36 लाख एकड़ फीट पानी को स्टोर करने का अधिकार है। भारत इन पश्चिमी नदियों के पानी से 7 लाख एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों की सिंचाई कर सकता है। भारत इन नदियों पर बिजली के प्रोजेक्ट बना सकता है, लेकिन उसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में ही बनाने होंगे, मतलब पानी को आप रोकेंगे नहीं। वैसे भारत चाहे तो पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए अफगानिस्तान की भी मदद ले सकता है। अफगानिस्तान से काबली नदी के पानी को रोकने के लिए बहाव पर बांध निर्माण की बात कही जा सकती है। अब हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। ठीक है, इंडिया की तरफ से कुछ नोटिस सेंड किए गए हैं पाकिस्तान को कि अमेंडमेंट किया जाए 1960 के इंडस पैक्ट में। इस्लामाबाद ने अप्रोच किया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, कहाँ पर? द हेग। उसने कंसर्न राइज किया है ओवर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। भारत के द्वारा 2 जो बिजली के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उसको लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर किया। इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है इट गोज अगेंस्ट द प्री एग्जिस्टिंग चैनल ऑफ द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। भारत की तरफ से ये कहा गया है कि जिस हिसाब से विवाद को निपटाना जाना चाहिए उसके तो ये बिल्कुल अगेंस्ट में जाना जाता है। The Indus River system is critical to both India and Pakistan. A look at the Indus Water Treaty 1960। 1960 की वाटर ट्रीटी के बारे में यहाँ पर फिर से कुछ बातें बताई जाती हैं। इंडस सिस्टम में कौन कौन सी नदियाँ आ जाती हैं?
सिंधु नदी खुद आ जाती है। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब आ जाती हैं। ये जो संधि है प्रोवाइड करती है इंडिया को कि आपके पास में एब्सोल्यूट कंट्रोल की पावर है ऑफ ऑल वाटर ऑफ द ईस्टर्न रिवर, रावी, सतलुज और ब्यास। मतलब नीचे की जो तीन नदियां हैं ना, उनके ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल भारत का है। लेकिन पाकिस्तान ऊपर की नदियों के ऊपर कंट्रोल करता है, इंडस, झेलम और चिनाब के ऊपर। इसके साथ साथ में इंडिया को परमिशन दिया गया था कि आप यूज़ कर सकते हैं वाटर्स ऑफ वेस्टर्न रिवर, जो जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल है पाकिस्तान का, उसका भी पानी आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉन कंजप्टिव यूज़ के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, कुछ कुछ सर्टेन कंडीशन में ही भारत ऐसा कर सकता है। आगे देखते हैं, इंडिया की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया फ्राइडे के दिन कि इंडिया चाहता है कि हम मॉडिफाई करें 62 साल पुराना जो इंडस वाटर ट्रीटी है, IWT, पाकिस्तान के साथ में जिसको हमने सिग्नेचर किए थे। तो पाकिस्तान की तरफ से इसको एकदम कठोरता से लिया जा रहा है, कठोरता से लागू किया जा रहा है इस कानून को। और आप देख लीजिए कि जिस प्रकार से किशन गंगा डैम और इसके अलावा रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसको लेकर के पाकिस्तान चला गया था कहाँ पर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटर। तो इंडिया ने इसका भी विरोध किया है कि पाकिस्तान जो है अकेले ही डिसीजन ले रहा है और अकेले ही जो है हेग चला गया इसको लेकर के। कुछ सोर्सेज से ये भी पता चला है कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को लिखा है 25 जनवरी को कि हम जो है मॉडिफिकेशन चाहते हैं इस संधि में, आर्टिकल 12(3) में, जो कि डील करता है फाइनल प्रोविजंस ऑफ ट्रीटी से। तो ये जो इसकी पहली हेयरिंग रही थी पाकिस्तानी केस की, कहाँ पर, परमानेंट कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेज हेग में, नीदरलैंड बिगिन ऑन फ्राइडे, और इसकी जो सुनवाई है फ्राइडे के दिन से भी चालू हो गई है। जबकि इंडिया की तरफ से कोर्ट की जो प्रोसेस चल रही है इसका बॉयकॉट किया गया है। आगे और भी डिटेल में बताया जा रहा है कि ये जो डिसीजन है कि इशू करना है नोटिस पाकिस्तान को, इसमें रिक्वेस्ट करी गई है कि आपको जो है 90 दिन के भीतर ही रिस्पॉन्स करना है। ये काफ़ी मेजर स्टेप माना जा रहा है और ये लीड कर सकता है जो रीनेगोशिएशन चल रही हैं वाटर शेयरिंग ट्रीटी से रिलेटेड। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज में और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल को। तो जो पहला एडिटोरियल आया है वो हमारे ग्राउंड वाटर से रिलेटेड आया है कि किस प्रकार से हमारे देश में ग्राउंड वाटर को लेकर के गवर्नेंस चल रहा है, उसका प्रशासन किया जा रहा है, उस पर नियंत्रण किया जा रहा है। डाटा की तरफ से हमें ये पता चला है कि इंडिया लगभग 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, यहाँ पर 18% जनसंख्या निवास करती है विश्व की। ठीक है, ये ऑक्यूपाई करता है लगभग 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया एंड कंज्यूम करता है 4% ऑफ टोटल वाटर रिसोर्सेज। जितना भी विश्व भर में वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका 4% हम कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा जितना भी भूमिगत एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, उसका 2.5% हिस्सा भारत के पास है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की तरफ से कहा गया है इंडिया जो है लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूज़र है। क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो इकोनॉमी है तेज़ी के साथ में ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रही है। इस सब बातों के चलते चलते हमारे देश का जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस है उसके ऊपर तनाव बढ़ते जा रहा है। अब हम देख रहे हैं इतना बड़ा देश है इंडिया, इसके अलावा इंडिया के पास में कुछ विविधताएं भी हैं और अलग अलग हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटिंग्स भी अवेलेबल हैं इंडिया में। ग्राउंड वाटर बैकबोन माना जाता है इंडिया के एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी के लिए, रूरल हो चाहे वो अर्बन एरियाज हो।
हमारे देश में जितने भी पीने का पानी यूज़ किया जाता है उसका 80% हिस्सा जो है भूमिगत जल होता है, एंड 2/3 हिस्से की जो पूर्ति है इरिगेशन के मामले में वो ग्राउंड वाटर से ही हम पूरा कर पाते हैं। और बताया जा रहा है ये जो ग्राउंड वाटर है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। ग्राउंड वाटर इज़ पिविटल, पिविटल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। इंडिया की जो वाटर सिक्योरिटी है उसको यदि पूरा करना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा ग्राउंड वाटर। और इसके अलावा देखिए यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डे 2022 की जो थीम रही थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ये थीम रखी गई थी 2022 में। ये बताता है कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है पूरे विश्व भर में ग्राउंड वाटर का जो रिसोर्सेस है वो। सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है कि कैसे भी करके हम जो है अचीव कर लें सस्टेनेबल गोल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को लेकर के। इसमें सहयोग है उसका स्टेट्स के साथ, इसके अलावा यूनियन टेरिटरी सब मिलकर के इस मामले में काम कर रहे हैं। इसी प्रोसेस में कुछ इम्पोर्टेंट डिलीवरेबल्स, ठीक है, यहाँ एक जो वर्ड यूज़ किया गया है डिलीवरेबल्स, ये डिलीवरेबल्स की यहाँ पर परिभाषा बताई जाती है, इसको हम देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो डिलीवरेबल वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब ये है कि कौन कौन सी कमियाँ हम देख रहे हैं भूमिगत जल में और उसको हम कैसे करके फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ आइडेंटिफिकेशन किया गया है। इसमें इंक्लूड है रिडक्शन इन ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन बिलो 70%। ठीक है, अभी जितना भी हम भूमिगत जल का दोहन कर रहे हैं उसमें हमें 70% की गिरावट लाना है। इसके अलावा हमें इंक्रीज़ करना है नेटवर्क ऑफ ग्राउंड वाटर ऑब्जर्वेशन वेल्स का। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर ऑब्जर्वेशन वेल्स का जो नेटवर्क है उन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। इसके अलावा जो है हमें इंस्टॉल करना है डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर का फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, ताकि हम टाइम पीरियड पर ग्राउंड वाटर की मॉनिटरिंग कर सकें कि कितना लेवल अभी है। इसके अलावा जो है हमें पीरियडिक तौर पर मॉनिटरिंग करना है ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को, मैपिंग भी हमें करना है। इसके अलावा ठीक है डाटा भी तैयार करना है और इसके साथ साथ में बेटर रेगुलेशन होना चाहिए ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का, चाहे वो इंडस्ट्री वाले लोग करें चाहे वो कृषि के लिए हो, सब लोगों के लिए जो है यहाँ पर कुछ रेगुलेशन लेकर के आने की ज़रूरत है। आगे फिर मई 2019 की बात यहाँ पर बताई जाती है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कदम उठाया गया था पॉलिसी रिफॉर्म को लेकर के वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पर क्रिएट किया गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री। मतलब जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्या किया गया है, मर्जर किया गया था अदर जो मिनिस्ट्रीज वाटर के ऊपर काम कर रही थी उनको, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो काम करने वाली मिनिस्ट्रीज हैं उनको हमने इकट्ठा कर दिए। रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन के साथ में विथ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, बहुत सारी जो अलग अलग संस्थाएं काम कर रही थी, अलग अलग मिनिस्ट्रीज काम कर रही थी, उनको मिला करके एक बना दिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसी के माध्यम से हम जो है वाटर रिसोर्सेस को मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्पेशल फोकस कर सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट को के ऊपर। यहीं से रियलाइज़ होता है हमें द इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यहाँ से एक बात और हमें समझ में आई है कि कम्युनिटी मतलब समुदाय का, लोगों का पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया गया था, ठीक है, सब्सिक्वेंटली, ताकि हम ट्रांसफॉर्म कर सकें जन शक्ति इनटू जल शक्ति। लोगों की पावर को हमें जो है कन्वर्ट करके जल शक्ति बनाना है। कैसे करके, एसेट क्रिएशन होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रोग्राम चलाया गया था उसका नाम है कैच द रेन कैंपेन। इसके अलावा बहुत सारे जो है एक्सटेंसिव अवेयरनेस के कैंपेन चलाए गए हैं, लोगों को जागरूक करने के बहुत सारे प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाए गए हैं। इसके बाद
वैज्ञानिक अप्रोच को लेकर के कौन कौन सी बातें यहाँ पर बताई गई हैं उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो भूजल के प्रभावी में प्रबंधन और रेगुलेशन के लिए भी कुछ पहलें की गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना है। इसके अलावा जलभृत प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना क्या है, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफर मैनेजमेंट। हमने जो है गोल रखे हैं, गोल ऑफ पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। एबीआई क्या कहता है, इन इनकुलेट बिहेवियरल चेंज मेड पॉसिबल बाय इंसेंटिवाइजेशन। इंसेंटिव प्रोवाइड करो ताकि लोगों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ सके। तो जो एबीवाई है ना, प्रोत्साहन द्वारा संभव किए गए व्यवहार परिवर्तन को डेवलपमेंट करना चाहता है। NAQIM, ठीक है, NAQIM ऊपर की जो सेकंड नंबर की स्कीम है उसके बारे में बताया जा रहा है, लगभग कंप्लीट होने वाली है। इसमें क्या क्या चीज़ किया गया है, प्रामाणिक डाटा को इकट्ठा करने, इसके अलावा सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए जो उपसतही जल धारण करने वाली संरचनाएं हैं, एक्वीफर हैं, इनको हमें मैपिंग का करने का काम करना है, ऐसा ये कहता है। लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के उपलब्ध मानचित्रण योग क्षेत्र से देश के लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर का हम मैपिंग कर पाएंगे। इसके अलावा तेजी से और सटीक जो मानचित्रण हम कर रहे हैं, इसके लिए पारंपरिक अन्वेषण विधियों के साथ साथ में एक हेलीबोर्न आधारित सर्वेक्षण, जिसको एकदम मॉडर्न टेक्निक का भी हमने प्रयोग किया है। मार्च 2023 तक बाकी का जो एरिया है यहाँ का भी मैपिंग किए जाने की संभावना, जो एरिया बच गया है। बताया जा रहा है लगभग 65,025 मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं इंडिया में। इसमें इंक्लूड है 7,885 ऑटोमेटेड स्टेशन है। द नंबर्स आर सेट टू गो बियॉन्ड 84,000, लेकिन ये जो संख्या है इसको हम 84,000 के भी ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं। तो ऑटोमेटेड स्टेशंस विल बी राइज टू ओवर 35,000, जो 7,500 हैं इनको हम 35,000 करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर स्पेशल फोकस किया जाएगा आइडेंटिफाइड हाई ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, अर्बन क्लस्टर के ऊपर, ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड रीजन के ऊपर। इन क्षेत्रों में हमें ज़्यादा मॉनिटरिंग करने का काम करना और ज़्यादा स्टेशन हमें यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए, बिसाइड अदर क्वालिटी रिलेटेड एक्सरसाइज, क्वालिटी रिलेटेड एक्सरसाइज और भी चल रही हैं। फिक्स्ड लोकेशन की जो सैंपल हैं उनको प्राप्त किया गया है ताकि चेक हम कर सकें प्रेजेंस ऑफ हैवी एंड ट्रेस मैटर। अब हमने फोकस किया है कि जल जो है दूषित नहीं होना चाहिए, उसमें जो हैवी मेटल्स हैं उनकी उपस्थिति का हमें पता लगाना है। डायनामिक ग्राउंड वाटर असेसमेंट, ये एक असेसमेंट है, ये एक प्रकार की आप इसको एक्सरसाइज बोल सकते हैं। इसके माध्यम से हम सालाना पता लगा पाएंगे आज के टाइम में, ठीक है, कि ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन कमेटी का भी फॉर्मेशन किया जाएगा टू रिवाइज द असेसमेंट मेथोडोलॉजी। असेसमेंट की हमारी जो मेथड है वो कैसी है, उसको भी जांच परख कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए एक कमेटी बनाने की बात करी जाती है। आगे हम बात करें सॉफ्टवेयर को लेकर के, तो सॉफ्टवेयर के मामले में भी, टेक्निक के मामले में भी इंडिया काफ़ी बढ़िया काम किया। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है इंडिया ग्राउंड वाटर रिसोर्स एस्टिमेशन सिस्टम, शॉर्टकट में इसको इनग्रेस कहते हैं, इसका भी डेवलपमेंट किया गया है। तो 2022 में लगभग 5 महीने 2 से 3 साल के मुकाबले में भूजल मूल्यांकन पूरा होने से पता लग जाता है कि कीमती जल संसाधनों की निगरानी के लिए समयबद्ध और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने अपनाए हैं। भूजल मूल्यांकन के निष्कर्ष भी भूजल के प्रबंधन में सकारात्मक झुकाव का संकेत देते हैं। यदि हम जो है लेटेस्ट असेसमेंट की बात करें, निशिष्ट आकलन की बात करें, तो 2017 की तुलना में, ठीक है, जो ओवर एक्सप्लॉइटेड ग्राउंड वाटर यूनिट्स हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा जहाँ से पानी खींच कर हमने निकाले हैं,
तो 2017 की तुलना में अतिदोहित भूजल इकाइयों की संख्या में 3% की कमी आई है, और जो सेफ की कैटेगरी है उसकी इकाइयों में 4% की वृद्धि हुई है। 909 में भूजल की स्थिति में सुधार हुआ है। क्या बताया जा रहा है? देयर वाज एन इम्पोर्टेंट इन ग्राउंड वाटर कंडीशन इन 909 यूनिट। अलग अलग यूनिट में टेस्टिंग करी गई थी, उससे ये पता चला है कि 909 जगह ऐसी हैं जहां पर ग्राउंड वाटर में वृद्धि हमको देखने को मिली है। ये असेसमेंट हमें ये भी बताता है कि जो रिडक्शन है एनुअल एक्सट्रैक्शन का, लगभग बताया जा रहा है 9.53 बिलियन क्यूबिक मीटर का, इसमें हमें कमी देखने को मिली है। द डाटा फॉर इरिगेशन, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक यूज रिस्पेक्टिवली कितना है? 208.49 बिलियन क्यूबिक मीटर है। 3.64 BCM, 27.05 BCM। ओवरऑल एक्सट्रैक्शन की बात करें तो उसमें हमें डिक्लाइन करने का ट्रेंड देखने को मिला है। 2017 से ही आप देखोगे तो 3.25% की गिरावट आई है। कुछ ऐसे some of this success may be attributed to implementation of comprehensive groundwater guideline in 2020 for regulation in various sectors and making the process of issuing a no objection certificate transparent and time bound using a web based application। सफलता का श्रेय अलग अलग क्षेत्रों में रेगुलेशन के लिए 2020 में व्यापक भूजल दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन और वेब आधारित एप्लीकेशन का उपयोग करके जो एनओसी है, अनापत्ति प्रमाण पत्र को पारदर्शी बनाया गया, समयबद्ध तरीके से जारी करने की प्रक्रिया अपनाई गई। इसी के चलते चलते इतना सब संभव हो पाया है। तो भारत में समग्र भूजल परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव को सक्षम करने के लिए सरकार ने हस्तक्षेप करी है। इस कीमती संसाधन के मैनेजमेंट में सहकारी संघवाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। तो लगभग 9.37 BCM कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इम्पैक्ट। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि हमने जो है 9.37 BCM के कंजर्वेशन स्ट्रक्चर तैयार करे हैं। अब बात करी जाती है कि सोर्स की जो सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो वो काम हम कैसे कर सकते हैं? सबसे तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत मानव जनित दबावों का मैनेजमेंट करने के लिए पर्याप्त भूजल संसाधनों की ज़रूरत होगी। हमारी इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो जो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर है इसको पूरा करना है तो भूजल संसाधन की इसको ज़रूरत है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इंश्योर करें सोर्स सस्टेनेबिलिटी की तरफ, प्रोवाइड करें सेफ ड्रिंकिंग वाटर सभी रूरल हाउस होल्ड को 2024 तक अंडर द जल जीवन मिशन। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है। विभिन्न सरकारी एजेंसी और गैर सरकारी संगठनों की मदद से समाज को अपने भूजल संसाधनों को बेहतर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में चूंकि भूजल संसाधनों के संबंध में अनिश्चितताएं बढ़ते जा रही हैं, ऐसे समाधान खोजने के प्रयास करना है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जरूरी है। तो जो 2022 की जो रिपोर्ट है ना, भूजल स्थितियों के लिए एक उज्जवल भविष्य को दिखाती है, क्योंकि विभिन्न सरकारों द्वारा की गई पहलों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। ये एक नई शुरुआत है और भारत को एक जल अधिशेष राष्ट्र बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। दिस इज न्यू बिगनिंग एंड स्टेप मस्ट बी टेकन टू मेक इंडिया ए वाटर सरप्लस नेशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि वाटर का इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर लें कि पानी बचे ही ना, 10-10 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़े वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है वो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, किस प्रकार से मोरल और इंटेलेक्चुअल क्राइसिस चल रहा है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंतर्गत। तो हमें कुछ न्यूज़ आई थी दावोस और दिल्ली से, ठीक है, जनवरी के 3rd वीक में।
इसने फ्रेम्ड कर दिया है मोरल और इंटेलेक्चुअल क्राइसिस को, जो कि अफेक्ट कर रहा है इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को। In the first instances, speaking at a session at the World Economic Forum in Davos on India's road to 10 trillion economy, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स उसने क्या कहा था, मेरे लिए तीन चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, वो है ग्रोथ, ग्रोथ एंड ग्रोथ। ग्रोथ के चक्कर में ही आप जो है गरीब लोगों को मत भूल जाइए। अगले पैराग्राफ में ये बात बताई जाती है। सेकेंड इंस्टांसेस आप देख लीजिए दिल्ली का, जहाँ से रिपोर्ट ये आई है कि लगभग 150 ऐसे होमलेस पीपुल थे जिनको रिमूव कर दिया गया था फ्लाईओवर के नीचे से पुलिस के द्वारा। पुलिस को कहा गया था कि आप जो है क्लियर कर दीजिए इस सिटी को ऑफ बेगर्स अहीड ऑफ वेरियस G20 इवेंट्स, क्योंकि G20 के अलग अलग इवेंट्स होने वाले हैं। यदि G20 के प्रतिनिधि आएंगे और ये गरीब लोगों को देखेंगे, बेगर्स लोगों को देखेंगे, तो इंडिया के बारे में क्या कहेंगे, हमारी तो बदनामी होगी। इसीलिए जो है सिटी से इनको हटाया जा रहा है। अब ऐसे बेगर्स जिसमें इंक्लूड हैं कई सारे लोग, जिन जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मुन्ना, एम्प्लॉयड बाय एस्टेब्लिशमेंट इन द विन सिटी वर बीइंग टेकन टू ए शेल्टर फार अवे। उसका कहना है कि मैं तो यहीं कब से रह रहा हूँ, आसपास में मुझे काम मिल जाता है, काम करता हूँ। यदि मुझे यहाँ से बहुत दूर लेकर के चले जाया जाएगा तो कैसे करके मैं जो है अब यहाँ आ पाऊंगा और काम मुझे कैसे करके मिल पाएगा, ये मेरे लिए क्वेश्चन है। जॉब डिमांड, एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्टिलिटी, नौकरी की मांग और रोजगार अनौपचारिकता। तो हमारा जो नैतिक संकट है, भारत के चमकते विकास और घटते रोजगार की घटनाएं हैं। ठीक है, भारत में विकास तो जरूर हो रहा है, इंडिया शाइनिंग कर रहा है, उसकी जो ग्रोथ है वो शाइनिंग कर रही है, लेकिन जो है एम्प्लॉयमेंट में हमें डिक्लाइनमेंट देखने को मिल रहा है, मतलब गिरावट देखने को मिल रही है। जॉब हैज़ नॉट बीन कीप्ड पेस विथ द डिमांड फॉर जॉब। जिस हिसाब से जॉब की डिमांड है उस हिसाब से कभी भी नौकरी लोगों को नहीं मिल पाई है। इसके अलावा अधिकांश जो नौकरी है ना, मुश्किल से पर्याप्त भुगतान कर रही हैं और उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है। जबकि वर्तमान जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है या फिर पूर्ववर्ती तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए नौकरियों की संख्या के बारे में बहस जारी है। ये स्वीकार किया जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर्याप्त अच्छी नौकरी पैदा नहीं कर रही हैं, ये बात क्लियर यहाँ पर हो गई है। What has been accepted through as yet is that the paradigm of economic growth and globalization which Davos has been megaphone for and which Indian government have followed is cause of problem। तो हम देख रहे हैं कि जो भी चीज़ का पालन यहाँ पर किया गया है सब में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हुई है। पारंपरिक अर्थशास्त्र क्या कहता है कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में अधिक पूंजी गहन तरीकों का उपयोग करके और लोगों को कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में और विनिर्माण और आधुनिक सेवाओं में स्थानांतरित करके सुधार किया जाना चाहिए। कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा मूविंग पीपुल आउट एग्रीकल्चर से लोगों को आप बाहर करिए, ठीक है, एंड रूरल एरियाज। इनको आप कहिए कि आप जो है गांव देहात में कुछ नहीं है, आप जो है बाहर जाओ, कमाओ खाओ, बस सीधी सी बात यहाँ पर ये समझ में आती है। ये है हमारी कन्वेंशनल इकोनॉमिक्स। रोजगार भी कम हो गया है क्योंकि संगठित विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र भी अपनी स्वयं की श्रम उत्पादकता में सुधार के लिए पूंजी की प्रति इकाई कम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जिस हिसाब से आप कमा रहे हो उस हिसाब से आप जो है लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप जो है अपने जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है ना, आप उसको खुद बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम है ना, कई सारे इकोनॉमिस्ट
लोगों का कहना है काफ़ी ये लार्ज साइज है इसका इनफॉर्मल सेक्टर एंड द स्मॉल स्केल ऑफ इट्स इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस गिनती के बच गए हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आजकल काम धंधे में लगे हुए हैं। इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, डेली डेली के जो कमाने खाने वाले लोग हैं जिनको रिटायरमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको जो है महीने की सैलरी का कोई फिक्स प्रावधान नहीं रहता है, बहुत सारी मेडिकल की सुविधाएं, पीएफ की सुविधाएं आपको नहीं देती, वो सारा इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाता है। तो हम खुद देख रहे हैं कि बिजनेस मॉडल में जो इनोवेशन है वो चेंजिंग होते जा रहा है, फॉर्म ऑफ लार्ज एंटरप्राइजेस से लेकर के क्रिएटिंग मोर इनफॉर्मलिटी इन एम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है वैसे वैसे बेरोजगारी भी बढ़ते जा रही है। एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर इज आल्सो बिकमिंग इनफॉर्मल। अब आप देख रहे हैं जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी अपने भीतर में प्राइवेट ठेके देने लग गई हैं, प्राइवेट ठेकेदारों से काम करवाने लग गई हैं। इसका मतलब ये है आज के टाइम में ऐसा हो गया है जो सरकारी कंपनियां भी हैं ना, तो वो भी फॉर्मल होते हुए भी इनफॉर्मल रोजगार प्रोवाइड कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रही, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 8,000 10,000 के महीने पे लोगों को काम करना पड़ जा रहा है। तो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है इसका जो कॉन्सेप्ट है चेंजिंग हो रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में, एंड इंटरप्राइजेस फॉर्म फ्रॉम कॉन्क्रेटेड टू डिस्पर्स्ड यूनिट। आगे का जो टॉपिक है इसमें वो बताया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज़ में किस प्रकार से कन्फ्यूज़न है। इंडिया का जो फॉर्मल सेक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा जॉब नहीं पैदा कर पा रहा है। द फॉर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी मस्ट बी चेंज। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका जो रूप है ना वो चेंज हमें करना पड़ेगा। फर्दर कन्फ्यूजन इन इंडियाज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज इज एविडेंट with the concern of economists about there being too few women in the workforce। एक चिंता की बात यह है कि महिलाएं बहुत कम वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर पा रही हैं, ठीक है। तो भारत की जो रोजगार नीति है यहाँ पर भ्रम बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एक बात से हमें ये भी पता चला है कि बहुत कम भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जो कि पैसा कमाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रही हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये जो वर्कफोर्स है इसमें अधिक महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना है, तब जाकर के हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ पाएगी। तो अर्थव्यवस्था का ये जो विकृत दृष्टिकोण है ना वास्तविकता की उपेक्षा करता है। शायद किसी भी अन्य देश की तुलना में हम बात करें ना तो भारतीय महिलाएं पैसा कमाने के लिए अपने घरों से बाहर काम कर रही हैं। सदियों से उन्होंने बड़ी संख्या में खेतों पर काम किया है, दूसरों के घरों में देखभाल का काम करा है, घरेलू कामगारों के रूप में काम करती रही हैं, चाहे वो नगर निगम के सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो बुनकर हों, चाहे वो छोटे छोटे जो उस टाइम में लघु उद्योग चलते थे उसमें हों। देखिए जो इसेंशियल सर्विसेज है ना वो प्रोवाइड करती हैं महिलाएं सोसाइटी को। इसमें इंक्लूड है मदरिंग एंड फैमिली केयर। ये काम कौन कर रहा है? आज के टाइम में महिलाएं ही तो कर रही हैं। आर नॉट कंसिडर्ड प्रोडक्टिव वर्क फॉर द इकोनॉमी। लेकिन आप इसको जो है इकोनॉमी में उत्पादकता वाला काम मान ही नहीं रहे हो। देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड दे आर पेड टू लिटल। अब इनका ये जो काम है ना इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जब वैल्यू नहीं है तो इनको पैसा भी कम मिलता है। Instead, they are being pulled into the limited jobs the formal economy offers to increase GDP। आप क्या काम कर रहे हैं? उनको ज़बरदस्ती खींच के ला रहे हो फॉर्मल सेक्टर में ताकि आप जो है अपनी GDP का बड़ा रूप दिखा सको। Pushing more women into the formal economy will improve female participation rate in the formal economy and may add to GDP too। इसलिए हम क्या काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को जो है फॉर्मल इकोनॉमी में हम लेके आएँ और फीमेल का जो पार्टिसिपेशन रेट है उसको हमें बढ़ाना है, और इसी के चलते चलते हमारी GDP भी बढ़ने वाली है। फिर भी लेकिन ये जो है बेसिक प्रॉब्लम को कभी भी चेंज नहीं कर पाएगा।
which is that the formal sector of India's economy cannot generate enough good job to meet the need of India's 1.4 billion population. सरकारी कंपनियों को जब आप बेचते जा रहे हो, ठीक है, जो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत थी उसको आप शेयर बना बना करके बेचते जा रहे हो, ऐसे में आप कैसे कह सकते हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने भी अब भर्ती निकालना बंद कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर आप भेल की ही बात कर लीजिए। भेल में सन 2010 से किसी भी प्रकार की भर्ती अभी तक नहीं निकली है आईटीआई वालों के लिए। अब आप सोच सकते हैं क्या ये जो सरकारी सेक्टर है, जो फॉर्मल सेक्टर है, वो इनफ जॉब जनरेट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। वो जो कंपनी है भेल जैसी कंपनी, अप्रेंटिस से काम चला करके जो बच्चे वहाँ अप्रेंटिस करने जाते हैं उनसे वहाँ पर काम कराया जाता है, प्रोडक्शन करवाया जाता है। तो अपनी वो तो ज़रूरत है वो ऐसे ही पूरी कर ले रही है, तो उसको क्या ज़रूरत है भर्ती निकालने की? तो इस प्रकार के चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। आज के टाइम में आप देखोगे कि हर कोई पढ़ा लिखा हो गया है। यंग मैन को ज़रूरत है सबसे ज़्यादा जॉब की, अनलाइक वुमेन हु मे बी रिस्पेक्टिवली इंगेज इन होम केयर। महिलाओं की तो आप छोड़ ही दीजिए, वो किसी न किसी काम धाम में लग ही जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा है ये जो यंग बच्चे हैं ना, पढ़ कर के ठीक है बेरोजगार हो गए हैं, उनको रोजगार देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ यंग एंड अंडर एम्प्लॉयड मेल्स आर लीडिंग टू ए मोर क्राइम एंड वायलेंस एंड सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ द वुमेन एंड इंडियन सिटीज़। अब ये जो बेरोजगार युवा है ना, वो क्या काम कर रहे हैं? क्राइम कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं महिलाओं का इंडियन सिटीज़ में। ये इस प्रकार के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसका एक रीज़न ये भी है। इसलिए जब हम इतना चिल्ला कर के बोलते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की जीडीपी हो रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो नहीं बताते कि जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ रही है उस हिसाब से हम जो है रोज़गार पैदा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हो। प्राइवेट कंपनी की ही आप बात कर लीजिए, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो ना, कभी भी परमानेंट जॉब बहुत कम निकालती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ठेकेदारी में काम करवाती है, 8,000 10,000 रुपया दे दे के अपना काम निकालते जाती, क्योंकि उसको तो मुनाफा कमाना है ना। लेकिन ये जो सरकारी कंपनियां रहती हैं वो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने के लिए भी काम करती हैं। इसलिए तो इनकी स्थापना करी गई थी आज़ादी के बाद। एक प्रकार से आप ये देखोगे ना, जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब रोग भी बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी जैसे रोग बढ़ते जा रहे हैं। ये किल करती है इकोनॉमी की नेचुरल और सोशल होस्ट को। नेचुरल रिसोर्सेस आर कन्वर्टेड इनटू कमोडिटीज टू फीड इकोनॉमिक मशीन। इतनी बड़ी आपकी जीडीपी बढ़ते जा रही है। अब आपके पास जो मशीनीकरण होते जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होते जा रहा है, उसके लिए तो आपको कच्चा माल चाहिए ना। तो हमारे पास जो प्राकृतिक रिसोर्सेस है ना, वो उसकी भूख है, इंडस्ट्री की भूख को पूरा करने में लग गए हैं। तो आप इतना ज़्यादा भी जो है इसका इस्तेमाल मत करिए कि आपको जो है फ्यूचर में सफ़र करना पड़ जाए, फ्यूचर में आपकी जो है इसका परिणाम भुगतना पड़े। तो आर्थिक विकास को सभी के लिए सम्मान के साथ सीखने और कमाने के समान अवसर पैदा करना चाहिए, और प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जो सभी की लाइफ को बनाए रखता है। अधिक निवेश के साथ सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाते हुए इसे और अधिक समावेशी बनाने के लिए आकार बदलने की तुलना में काफ़ी आसान बन जाता है। इंक्रीजिंग जीडीपी विथ मोर इन्वेस्टमेंट, जीडीपी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ये काफ़ी आसान हो गया है। देन चेंजिंग द शेप ऑफ इकोनॉमी, लेकिन आप इससे इकोनॉमी की शेप को चेंज नहीं कर सकते हो। मेक इट मोर इंक्लूसिव वाइल इंक्रीजिंग इट्स टाइम, ठीक है। आप इसके साइज के बढ़ने के ऊपर मत फोकस करिए, इसको आप इंक्लूसिव बनाइए, समावेशी बनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम देख रहे हैं आज के टाइम में नई साइंस, नई पॉलिसी की ज़रूरत है हमारे देश को। द डेवलपमेंट ऑफ विच हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर ह्यूमैनिटीज सर्वाइवल इन दिस मिलेनियम, तो इंसानों के सर्वाइवल के लिए, ठीक है,
सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी हो रही है। तो न केवल जो है इंडिया को लीड करना है G20 के लिए, इससे आगे कहीं ज़्यादा उसको लीड करने की ज़रूरत है। इस आर्टिकल के ऊपर सबसे ज़्यादा इसी में फोकस किया गया। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं 130 मॉडल विलेजेस जिनको प्रपोज किया गया है। हमारी जो ईस्ट वाली बॉर्डर है, पूर्वी जो बॉर्डर है, वहाँ पर इस प्रकार से भारत मॉडल विलेज को स्थापित करना चाहता है। तो हम जान रहे हैं अच्छी तरह से कि LAC में किस प्रकार से चाइना बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते जा रहा है, चाहे वो सिक्किम वाला एरिया हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया हो। ये स्टेबल ठीक है नहीं हो पा रहा है, अनप्रिडिक्टेबल ही रहा है। तो जो हमारे जनरल हैं राणा प्रताप कालिता, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड, इन्होंने फ्राइडे के दिन कहा है कि एक प्रपोज़ल आया है, हम डेवलप करेंगे 130 विलेजेस ईस्टर्न थिएटर एस मॉडल विलेज इन द एरिया अलोंग बॉर्डर। तो ये जो काम है ना 2 से 3 विलेजेस का वो चालू हो गया है। काहो कहाँ पड़ता है ये? ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में, टू बी स्पेसिफिक। Similarly, all across the Eastern Theater, we have identified 130 villages and a similar number